हेलो एवरीवन, वेलकम टू इन दिस सेशन। माय डियर फ्रेंड्स, एजुकॉम पर आपका स्वागत है। दोस्तों, अभी तक हमने अपने पॉलिटी की सीरीज में जो हमारा एम लक्ष्मीकांत किताब का पार्ट 1 है, कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क यानी कि संवैधानिक ढांचा, उसके अंतर्गत हमने अभी तक ऐतिहासिक पृष्ठभूमि चैप्टर में 1773 से लेकर 1853 तक जो भी एक्ट आए हुए थे, जो भी प्रमुख अधिनियम थे, उनके प्रमुख प्रावधानों को पढ़ा था। दोस्तों, आगे के हमारे जो चैप्टर है यानी कि ऐतिहासिक पृष्ठभूमि चैप्टर में जो हमारा आगे का पार्ट है, उसमें हम इन प्रमुख अधिनियम को पढ़ेंगे, यानी कि 1858 का भारत शासन अधिनियम, 1861 का भारत परिषद अधिनियम, 1892 का भारत परिषद अधिनियम और 1909 का भारत परिषद अधिनियम। दोस्तों, इन प्रमुख अधिनियमों में आए हुए प्रमुख प्रावधानों को हम पढ़ेंगे और साथ ही साथ में इसके पीछे ही कुछ पृष्ठभूमि भी जानने की कोशिश करेंगे। साथ ही असल में इसका क्या आउटकम हुआ उसे भी हम देखेंगे। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। तो देखिए दोस्तों, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि 1858 से लेकर 1947 तक का जो पार्ट था, इसमें ब्रिटिश पार्लियामेंट का भारत की जो ब्रिटिश सरकार थी उसके ऊपर सीधा नियंत्रण था। उसके पहले कंपनी का शासन था। तो उसके बाद जो सीधा नियंत्रण था, उसमें जो जो प्रमुख अधिनियम आए हैं, आज हम उनका अध्ययन करने वाले हैं। और क्राउन का जो शासन था 1858 से लेकर 1947 तक, सॉरी, तो उसमें प्रमुख पहला अधिनियम था दोस्तों भारत शासन अधिनियम 1858। इसका काफ़ी ऐतिहासिक दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण अधिनियम था दोस्तों ये, क्योंकि जैसा कि मैंने आपको पहले भी लेक्चर में बताया था कि 1853 का जो अधिनियम था, जो हमारा 1853 का अधिनियम था 1857 के पहले वाले अधिनियम के, वहाँ पर यह प्रावधान किया गया था कि किसी भी समय जो है ब्रिटिश सरकार कंपनी से सीधे शासन अधिग्रहण कर सकती है। लेकिन तब तक ब्रिटिश पार्लियामेंट के पास कोई भी एथिकल आधार नहीं था, ठीक है, कोई भी नैतिक आधार नहीं था। साथ ही साथ ब्रिटिश सरकार की या ब्रिटिश पार्लियामेंट की तो मंशा यह बराबर बनी हुई थी कि उसे भारत का शासन प्रत्यक्ष तौर पर अपने हाथों में ले लेना चाहिए। लेकिन जो 1858 की क्रांति थी दोस्तों, तो उसमें मैंने आपको बताया था कि वो एक प्रकार से ब्रिटिश शासन के लिए उत्प्रेरक का कार्य की। उस क्रांति ने 1857 का जो हमारा स्वतंत्रता संग्राम था, मूवमेंट था, उसने ब्रिटिश सरकार के लिए एक प्रकार से उत्तेजक यानी कि कैटलिस्ट का कार्य किया। और कंपनी का जो शासन, जो कंपनी रूल कर रही थी, उससे ब्रिटिश पार्लियामेंट ने एक झटके में अपने अंतर्गत शासन ले लिया। तो दोस्तों देखिए, इसका जो पहला, इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट प्रोविजन किए गए थे। सर्वप्रथम दोस्तों, इसका एक इंपॉर्टेंट प्रोविजन ये था, भारत में कंपनी के शासन को समाप्त कर शासन का उत्तरदायित्व ब्रिटिश संसद को सौंप दिया गया था। ठीक है दोस्तों, दूसरा हमारा इस एक्ट का प्रमुख प्रोविजन ये था कि जो नियंत्रण बोर्ड और निदेशक बोर्ड, आपको याद होगा, जो नियंत्रण बोर्ड और निदेशक बोर्ड मैंने आपको बताए थे। आप बताइए, नियंत्रक बोर्ड और निदेशक बोर्ड कहाँ पर आते हैं। तो मैंने जैसे कि आपको बताया था कि जो हमारा 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट है, चूंकि 1773 का जो एक्ट था उसमें हमारे निदेशक बोर्ड की तो बात की गई थी, और 1784 का पिट्स इंडिया जो एक्ट था उसे राजनीतिक, सैन्य और नागरिक मामलों के दायित्व के लिए नियंत्रण बोर्ड की स्थापना की गई थी, जिसे ब्रिटिश पार्लियामेंट को सीधे रिपोर्ट करना था। तो यह जो द्वैत शासन की प्रणाली शुरू की थी दोस्तों, उसे समाप्त कर दिया गया अब यहाँ पर। इस एक्ट में जो तीसरा प्रमुख प्रोविजन था दोस्तों, वह सब काफ़ी महत्वपूर्ण था और मतलब ब्रिटिश सरकार की स्थापना की दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण था। इस एक्ट में जो है भारत का शासन जो था ब्रिटिश साम्राज्य की ओर से राज्य सचिव यानी कि एक जो स्टेट सेक्रेटरी की था, एक स्टेट सेक्रेटरी का पद सृजित किया गया था। और जो स्टेट सेक्रेटरी होता था दोस्तों, वो ब्रिटिश पार्लियामेंट का कैबिनेट मिनिस्टर भी होता था। ठीक है, उसकी सहायता के लिए 15 सदस्यीय भारत परिषद का गठन किया गया था। भारत शासन के संबंधित सभी कानूनों एवं कार्रवाइयों पर भारत सचिव की स्वीकृति अनिवार्य थी। यानी कि दोस्तों, जो गवर्नर जनरल का पद था, अब उसकी कहीं ना कहीं जो उसकी शक्तियां थी वो कम हुई, और भारत सचिव जो नया पद सृजित किया गया था, साथ ही वह ब्रिटिश कैबिनेट का एक मिनिस्टर भी होता था। तो उसके पास काफ़ी ज़्यादा शक्तियाँ आ गई थी एज़ कम्पेयर टू भारत के गवर्नर जनरल की अपेक्षा। ठीक है, और इस एक्ट का जो चौथा प्रमुख प्रोविजन यह था दोस्तों
कि जो भारत का गवर्नर जनरल था उसे अब भारत का वायसराय के तौर पर जाना जाने लगा था। हालांकि दोस्तों यहाँ इस एक्ट में ऐसा कहीं मेंशन नहीं किया गया था, लेकिन वह नाम प्रचलित हो गया था कि वायसराय ऑफ इंडिया। और जो वायसराय ऑफ इंडिया थे उसे भारत सचिव की आज्ञा के अनुसार ही कार्य करने के लिए बाध्य किया गया था, ठीक है। और प्रथम जो वायसराय थे वो लॉर्ड कैनिंग थे। इस एक्ट का जो पांचवा जो प्रमुख प्रोविजन है दोस्तों, इसमें भारत मंत्री यानी वायसराय को गुप्त पत्र, दोस्तों ये प्रोविजन आप याद रखेंगे, हो सकता है प्रीलिम्स के फैक्ट में पूछा जाए, कि गुप्त पत्र व्यवहार एवं ब्रिटिश संसद में प्रतिवर्ष भारतीय बजट पेश करने का अधिकार दिया गया था। देखिए दोस्तों, जहां तक यह, तो इस फैक्ट पर दोस्तों अप्रत्यक्ष तौर पर जहां तक प्रश्न पूछा भी गया है उसे हम बाद में अपने क्वेश्चन की सीरीज में इंक्लूड कर लेंगे, तो आप इस फैक्ट को याद रखेंगे। एग्जाम पर्सपेक्टिव के दृष्टिकोण से ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। साथ ही दोस्तों इसमें जो छठवां प्रमुख प्रोविजन ये था कि कंपनी की सेवा को ब्रिटिश शासन के अधीन कर दिया गया था, यानी कि जो कंपनी जो सर्विस यहाँ पर प्रोवाइड कर रही थी वो डायरेक्टली ब्रिटिश गवर्नमेंट के अंडर रूल में अब कार्य करने लगी थी, यानी कि उसे अधीन कर दिया गया था, ठीक है दोस्तों। हालांकि दोस्तों जो एक्ट ये आया था उसमें ब्रिटिश 1858 को ब्रिटिश में, सॉरी, तो ब्रिटेन में जो ब्रिटिश महारानी थी, महारानी एलिजाबेथ, उन्होंने एक महत्वपूर्ण नीति की घोषणा की। लेकिन दोस्तों जैसा कि एक ख्वाबी पुलाव जैसा था, एक प्रकार की जो नीतियां घोषित की जाती थी उनका ज़मीनी स्तर पर क्रियान्वयन नहीं हो सकता था। हालांकि फिर भी हम इनके प्रावधान देखते हैं। तो इसमें जो पहला प्रमुख प्रोविजन था दोस्तों, भारतीय प्रजा को साम्राज्य के अन्य भागों में रहने वाली ब्रिटिश प्रजा के समान माना जाएगा। दूसरा जो प्रमुख प्रावधान इसमें था, भारतीय लोगों के साथ लोक सेवाओं में अपनी शिक्षा, योग्यता तथा विश्वसनीयता के आधार पर स्वतंत्र एवं निष्पक्ष भर्ती में भेदभाव नहीं किया जाएगा। और तीसरा जो था, भारत के लोगों के भौतिक एवं नैतिक उन्नति के प्रयास किए जाएंगे। चूंकि दोस्तों मैं आपको बता दूं, इस अधिनियम को जो है भारत के शासन को अच्छा बनाने वाला अधिनियम भी कहा जाता था, यानी गुड गवर्नेंस एक्ट के तौर पे भी इसे प्रचलित किया गया था। ब्रिटिश सरकार के द्वारा एक प्रकार का प्रोपेगेंडा चलाया गया था, ताकि जो भी आने वाले समय में या 1857 में जो क्रांति उपजी थी उस तरह की क्रांति ना हो। तो इसे भारत के शासन को ब्रिटिश सरकार के द्वारा अच्छा बनाने वाला अधिनियम कहा जा रहा था। इस संदर्भ में उन्होंने इस प्रकार की नीति घोषणा की। हालांकि इससे बहुत ज़्यादा बदलाव नहीं आ पाया। हम देखते हैं ज़मीनी स्तर में क्या उसका क्या फ़र्क पड़ा यहाँ पर। तो जैसा कि आप यहाँ देख पा रहे हैं कि 1857 कानून का उद्देश्य प्रशासनिक मशीनरी में सुधार था मुख्यतः, ठीक है, जिससे भारतीय सरकार का अधीक्षण और उसका नियंत्रण प्रमुखता से किया जा सके। भारत में प्रचलित शासन प्रणाली में कोई विशेष परिवर्तन नहीं हुआ, यानी कि जिस प्रकार का शोषण पहले होता आ रहा था तो वैसा ही हुआ। इसमें जो है किसी प्रकार का विशेष मशीनरी में या विशेष उसकी प्रणाली में जो भारत प्रशासनिक मशीनरी थी उसमें विशेष कोई बदलाव नहीं हुआ, बल्कि अधीक्षण और उसका नियंत्रण प्रत्यक्ष और मजबूत करने के लिए अधिनियम लाया गया था दोस्तों। चलिए हम नेक्स्ट अपना एक्ट देखते हैं। तो दोस्तों जो 1861 का भारत परिषद अधिनियम है, और जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया कि 1857 की जो क्रांति हुई थी तो उसमें कहीं ना कहीं ब्रिटिश सरकार को यह एहसास हुआ था कि अगर भारत में शासन चलाना है तो वहाँ पर जो ग्राउंड लेवल में जो लोग हैं, यानी कि भारत के जो लोग हैं, उनके कुछ लोगों का, जो प्रभुत्वशाली लोग हैं, उनका सहयोग लेना आवश्यक है। और जैसा कि दोस्तों आप पॉलिटिकल साइंस में भी पढ़ते हैं कि कहीं भी अगर आपको रूल करना है, किसी भी अगर आप स्टेट में, आज भी अगर आप किसी स्टेट में रूल करना चाहते हैं या किसी नेशन में, तो वहाँ के कुछ लोगों के सहयोग के बगैर आप वहाँ पर रूल नहीं कर सकते। वर्तमान में भी आप उदाहरण देख सकते हैं, अलग अलग स्टेटों में जो मूवमेंट चल रहे हैं, चाहे इराक की बात हो, चाहे सीरिया की बात हो, चाहे अफगानिस्तान की बात हो, तो जो भी लंबे टाइम पे मूवमेंट जो है वहाँ पर सक्रिय हैं, वो ही सक्रिय हैं जो ज़मीनी स्तर पर वहाँ के लोगों को जोड़ा हुआ है। जैसे आप तालिबान का उदाहरण ले सकते हैं कि जिनका बेसिक और सोशल ग्राउंड काफ़ी बड़ा है। वे मूवमेंट जो हैं वो काफ़ी हद तक रेजिस्टेंस बना कर रखते हैं और काफ़ी लंबे टाइम तक वहाँ पर शासन कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर वहाँ पर लोगों का सपोर्ट नहीं होगा तो वहाँ पर शासन चलाना मुश्किल हो जाता है। तो कहीं ना कहीं ब्रिटिश सरकार को भी उस समय पर यह अनुभव हुआ, यह एहसास हुआ कि भारत के लोगों को शासन में सम्मिलित करना आवश्यक है। और उसके बाद से जो यहाँ पर भारत परिषद अधिनियम की श्रृंखला आती है, चाहे वो भारत परिषद अधिनियम 1861 हो, चाहे उसके बाद 1892 का भारत परिषद अधिनियम हो, या फिर 1909 का भारत परिषद अधिनियम हो, वहाँ पर आप प्रत्यक्ष तौर पर यहाँ पर देखेंगे। और इसके आगे भी जो अधिनियम आएंगे वहाँ पर ग्रेजुअली, यानी कि तो दोस्तों वहाँ पर आप देखेंगे कि जो जो भी इसके बाद के जो अधिनियम आने वाले हैं, तो वहाँ पर ग्रेजुअली जो है हमारा ग्राफ यहाँ पर बढ़ता जाता है।
जो रिप्रेजेंटेशन है, या इस तरीके से आप देखेंगे कि रिप्रेजेंटेशन जो है वो ग्रेजुअली यहाँ पर बढ़ता जाता है। ठीक है, जैसे जैसे पीरियड यहाँ से बढ़ता है, टाइम इस साइड से टाइम के अगर हम कंटेस्ट में ले लें और यहाँ पर ब्रिटिश शासन कंटेस्ट में, तो जैसे जैसे टाइम बढ़ता है 1857 क्रांति के बाद से, तो निरंतर भारतीय लोगों का प्रशासन में भूमिका बढ़ने लगती है। उसका कारण ये था, एक तो हमारे लोग वहाँ पर आंदोलन कर रहे थे, अलग अलग स्तर अलग अलग फ्रंट पर मूवमेंट खड़े कर रहे थे। दूसरा, अलग अलग वो मांग भी कर रहे थे, राजनीतिक मांगें थी, प्रशासनिक मांगें थी और सुधार की मांगें थी। और दूसरा जो था, ब्रिटिश पार्लियामेंट की भी या कहीं ना कहीं नीति थी कि कुछ लोगों को कुछ हद तक लॉलीपॉप एक प्रकार का देके संतुष्ट किया जा सके, ताकि शासन को सुचारू रूप से चलाया सके और भारत को उपनिवेश बनाया रखा जा सके। तो हम इस एक्ट के प्रमुख प्रोविजन देखते हैं दोस्तों। जो हमारा 1861 का भारत परिषद नियम था, इसके प्रमुख प्रावधान ये थे कि इसमें जो पहला प्रमुख प्रावधान था, इसने गवर्नर जनरल को अपनी विस्तारित परिषद में भारतीय जनता के प्रतिनिधियों को नामजद करके उन्हें विधायी कार्य से संबद्ध करने का अधिकार दिया। जैसा कि देखिए दोस्तों, मैंने अभी आपको बताया। और ऐसे जो तीन प्रमुख लोग थे, 1862 में बनारस के राजा, पटियाला के महाराजा और सर दिनकर राव को गवर्नर जनरल की जो विस्तारित परिषद थी उसमें सम्मिलित किया गया था। दूसरा जो इस एक्ट का प्रमुख प्रोविजन यह था दोस्तों, इसमें फिर से जो 1833 में केंद्रीकरण की नीति अपनाई गई थी, 1773 से इसकी शुरुआत की गई थी केंद्रीकरण की नीति की। और जो 1773 से आप देखते हैं यहाँ पर 1773 से शुरुआत होती है और वह 1700 या यूँ कहें हम 1833 तक आते आते अपने चरम स्तर पर पहुंच जाती है। तो उसका यहाँ पर आप विपरीत देखते हैं। और दूसरा है कि इसने विधायी परिशक्तियों विकेंद्रीकरण, तो मैंने यह बताने का यहाँ पर अप्रोच थी कि 1773 से जो केंद्रीकरण की प्रवृत्ति शुरू हुई थी और 1833 पे जो चरम पर हो गई थी, तो उसका यहाँ पर यूटर्न आपको देखने को मिलता है। और आप यहाँ पर देख पाते हैं कि फिर से जो ब्रिटिश सरकार की नीति है वो विकेंद्रीकरण की नीति का विशेष अनुसार अनुसरण करती है, यानी कि विधायी जो शक्तियाँ थीं उन्हें बम्बई और मद्रास को सरकारों को पुनः लौटा दिया गया था, यानी कानून बनाने की शक्ति। तीसरा जो इस एक्ट में प्रमुख प्रोविजन यह था दोस्तों कि विधायी कार्यों हेतु नए प्रांतों का निर्माण तथा नवनिर्मित प्रांतों में गवर्नर या लेफ्टिनेंट गवर्नर को नियुक्त करने का अधिकार दिया गया था। ठीक है दोस्तों, आप इसको कंसीडर करेंगे कि इसके तहत जो नए प्रांत बनाए जा सकते थे और उनमें गवर्नर या लेफ्टिनेंट गवर्नर को नियुक्त करने का प्रावधान किया गया था। ठीक है, साथ ही दोस्तों इसमें ये चौथा काफ़ी महत्वपूर्ण प्रावधान है, आप इसे अच्छे से कंसीडर करेंगे कि इसमें वायसराय की परिषद में कार्य संचालन के लिए अधिक नियम और आदेश बनाने की शक्तियां प्रदान की गई थीं। अर्थात पहला यह प्रमुख प्रोविजन था दोस्तों, यह क्वेश्चन शायद पूछा भी गया है कि आपातकालीन परिस्थितियों में बिना काउंसिल की स्वीकृति के, सॉरी यहाँ स्वीकृति होना चाहिए, स्वीकृति के अध्यादेश जारी करने की अधिकृत किया गया था। शायद इसकी अवधि 6 माह थी, यानी कि अध्यादेश जो था दोस्तों पहली बार किस एक्ट के थ्रू आया था, वो 1861 का भारत परिषद अधिनियम के थ्रू। इसी एक्ट में एक प्रावधान यह था दोस्तों कि 1865 के अधिनियम के द्वारा गवर्नर जनरल को प्रेसिडेंसियों एवं प्रांतों की सीमाओं की उद्घोषणा तथा नियत करने तथा उनमें परिवर्तन करने का, यानी कि जो क्षेत्र जैसा कि हम ये कह सकते हैं जैसे वर्तमान में राज्य थे, उस समय जो प्रेसिडेंसियाँ थी तो और उनके प्रांतों की सीमाओं का उद्घोषणा करने और नियत करने का और परिवर्तन का अधिकार दिया गया था किसको, गवर्नर जनरल को। इसे भी आप याद रखेंगे। साथ ही दोस्तों 1869 में अधिनियम के द्वारा गवर्नर जनरल को विदेश में रहने वाले भारतीयों के संबंध में कानून बनाने का अधिकार दिया गया था। इसे भी आप कंसीडर करें। दोस्तों मैं आपसे एक प्रश्न पूछना चाहूँगा, क्या कोई भी पार्लियामेंट वर्तमान में जैसे एक केंद्र कानून बनाने का जो अधिकार है राज्यों के स्तर पर राज्य विधायिका बना सकती है और केंद्र में पार्लियामेंट, तो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि जो विदेश में रहने वाले लोग हैं उन पर कानून कौन बनाता है? पार्लियामेंट बना सकती है या राज्य विधानमंडल बना सकता है या दोनों बना सकते हैं या केवल राज्य विधानमंडल बना सकती है या पार्लियामेंट बना सकती है? तो अगर आपने पढ़ा है अभी तक पॉलिटी को तो आप इस प्रश्न के जवाब देने का प्रयास कीजिएगा, फिर मैं इसका उत्तर आपको बताऊँगा। साथ ही दोस्तों इस एक्ट में एक जो प्रमुख प्रोविज़न ये था, आप इसे याद रखेंगे क्योंकि देखिए इस एक्ट का एक और प्रोविज़न ये था कि ईस्ट इंडिया कंपनी को किसी भी समय भंग करने का प्रावधान किया गया था इस एक्ट में। और 1 जनवरी 1874 को ईस्ट इंडिया कंपनी को भंग कर दिया गया था। अर्थात तात्पर्य यहाँ पर यह है दोस्तों, आप यह कथन याद, यह फैक्ट जो है काफ़ी एक प्रकार से महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि एक बार आपसे पूछा गया था जैसे कि बंगाल विभाजन 1905 में हुआ था, तो प्रश्न ये पूछा गया था कि फिर उसे रद्द कब किया गया था।
ठीक है, शायद 2016 या 2015 में क्वेश्चन पूछा गया था, 16 या 15 में। इसे रद्द कब किया गया था? उसी प्रकार कंपनी जो थी वो भंग कब की गई थी? तो 1874 में की गई थी। साथ ही दोस्तों इस एक्ट का एक और प्रोविजन ये था, चौथे प्रोविजन के अंतर्गत, कि इसमें पोर्टफोलियो प्रणाली शुरू गई थी। अर्थात जो है, जो केंद्रीय विधान परिषद होती थी और जो या गवर्नर जनरल की जो परिषद होती थी, उसमें एक या अधिक सरकारी विभागों में प्रभारी बने, किसी भी वायसराय जो है किसी सदस्य को एक या अधिक सरकारी विभागों को प्रभारी बना सकता था और वह उसके लिए अंतिम आदेश पारित करने का भी उसे अधिकार दिया गया था। तो ये इस एक्ट के महत्वपूर्ण प्रोविजन थे दोस्तों। इसके बाद जो हमारा महत्वपूर्ण अधिनियम था वो भारत परिषद नियम 1892 था। इसमें दोस्तों बहुत ज़्यादा कुछ ऐसे प्रोविजन नहीं थे, जो पहले थे उसी में एक प्रकार से यह ग्रेजुअली जो चेंज हो रहा था। इनमें जितने भी प्रावधान हैं, जिनमें जितने भी एक्ट हैं, आप उन्हें अगर एक बड़े दृष्टिकोण से देखें, एक मैक्रो पॉइंट ऑफ व्यू से, तो उनमें एक प्रकार से ग्रेजुअली चेंज हो रहा था। ठीक है, तो इस एक्ट में दोस्तों जो पहला प्रावधान ये था कि इसके माध्यम से केंद्रीय और प्रांतीय विधान परिषदों के अतिरिक्त गैर सरकारी सदस्यों की संख्या बढ़ाई गई। यानी कि केंद्रीय विधान परिषदों दोनों में सरकारी सदस्यों के अतिरिक्त गैर सरकारी सदस्यों की संख्या बढ़ाई गई। हालांकि बहुमत जो है अभी भी सरकारी सदस्यों का ही बना रहा। दोस्तों आप याद रखेंगे, आपसे पूछा सकता है किस एक्ट के थ्रू बहुमत सरकारी सदस्य का रहा है या किस एक्ट में गैर सरकारी। ऐसा हालांकि ये बहुत ही कठिन नहीं है याद करना, एक एक्ट और आएगा उसमें उसमें इस तरीके से फिर गैर सरकारी एक लेवल पर सरकारी, यानी कि जो केंद्रीय परिषद है उसमें केंद्रीय विधान परिषद है उसमें सरकारी सदस्यों का, और 1909 के अधिनियम में, और जो प्रांतीय विधान परिषद है उसमें गैर सरकारी सदस्यों को बहुमत की अनुमति दी जाती है। तो ऐसा कठिन नहीं है, लेकिन आपको यह फैक्ट याद रखना है। साथ ही दोस्तों इस एक्ट में परिषदों के कार्य में वृद्धि की, यानी कि जो भूमिका थी, जो परिषदें थी, चाहे वो केंद्रीय विधान परिषद हो और चाहे वो प्रांतीय विधान परिषद हो, उनका जो कार्य थे उन पर वृद्धि की, यानी कि उन पर बजट पर बहस करने और कार्यपालिका के प्रश्नों का उत्तर देने के लिए को बाध्य कर दिया गया था। ठीक है, साथ ही दोस्तों इस एक्ट का जो तीसरा प्रमुख प्रोविजन ये था, इसमें केंद्रीय विधान परिषद और बंगाल चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स में गैर सरकारी सदस्यों के नामांकन के लिए वायसराय की शक्तियों का प्रावधान था। अर्थात जो दोस्तों केंद्रीय विधान परिषद थी और बंगाल चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स था, उसमें गैर सरकारी सदस्यों के नामांकन के लिए, यानी कि जो नॉन गवर्नमेंट मेंबर्स जो चुने जाने थे, इलेक्टेड किए जाने थे, उसमें वायसराय की शक्तियों का प्रावधान था। और इसके लिए दोस्तों इसके अलावा प्रांतीय विधान परिषदों में गवर्नर को जिला परिषद, नगर पालिका, विश्वविद्यालय, व्यापार संघ, जमींदारों और चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स की सिफारिशों पर गैर सरकारी सदस्यों की नियुक्ति करने का शक्ति थी। जैसा कि दोस्तों आज के समय पर आप देखते हैं, अगर किसी भी राज्य में जो है विधानमंडल के अतिरिक्त विधान परिषद होती है, तो वहाँ पर जो गवर्नर होते हैं उनके पास काफ़ी पावर होती है एज़ कम्पेयर टू प्रेसिडेंट, क्योंकि प्रेसिडेंट केवल लोकसभा में 2 मेंबर और राज्यसभा में 12 मेंबर चुन सकते हैं। ठीक है, मनोनीत सदस्य चुन सकते हैं। और अब तो जो लोकसभा में 2 सदस्य थे उन्हें भी अभी जो वर्तमान में एक्ट पारित किया गया है, ठीक है, 2020 में, उसमें उनका भी प्रावधान नहीं है, तो वहाँ चुन सकते हैं। लेकिन राज्यों में आप देखते हैं कि जो गवर्नर होते हैं उनके पास, और जिस भी राज्य में विधान परिषद होती है वहाँ पर गवर्नर के पास काफ़ी डाइवर्सिटी होती है लोगों को मनोनीत करने की। तो वही प्रावधान आप देखते हैं कि वहाँ से कहीं ना कहीं ये चीज़ें डेवलप होती आ रही थी। लेकिन आप चैम्बर ऑफ कॉमर्स है तो इस तरीके का जो है प्रावधान नहीं, वर्तमान में नहीं देखने मिलता। अब इसका कारण क्या है दोस्तों? उस टाइम पे क्या था कि चूंकि व्यापारी वर्ग जो था या जो भी शक्तिशाली प्रभुत्व वर्ग था, ब्रिटिश सरकार को उसको खुश करके रखना था, क्योंकि वह एक बड़े दबाव के समूह के तौर पर कार्य कर सकता था। और ब्रिटिश सरकार ऐसे लोगों को अपने पक्ष में करके रखना चाहती थी ताकि शासन को सुचारू रूप से चलाया जा सके और किसी प्रकार का बड़ा विद्रोह ना हो सके या बड़ा कोई भी संघर्ष की स्थिति पैदा ना हो। लेकिन दोस्तों जो यह एक्ट था, साथ ही इसकी काफ़ी कमियां थी। इसकी कमियां जो थी, इसमें कमियां काफ़ी अधिक थी, क्योंकि आपको याद होगा जो 1892 का भारत परिषद नाम आया था, इसकी पृष्ठभूमि को आप समझिए कि 1985 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हो चुकी थी। में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हो चुकी थी और कांग्रेस की जो शुरुआती मांगें थी
उनमें से प्रथम ये मांगे थी कि जो परिषदों की प्रतिनिधित्व की बात है उसमें सुधार किया जाए, सिविल सेवा के लिए आयु कम की जाए, ठीक है, और भारत के लोगों को और भी प्रशासनिक पदों में जो है खुली प्रतिस्पर्धा का उपयोग स्कोप दिया जाए। तो इस प्रकार की जो मांगे थी दोस्तों, तो उसी से प्रभावित होकर कहीं ना कहीं ये अधिनियम भी आया था, लेकिन उसमें उतने ज़्यादा प्रावधान नहीं थे, यानी कि जो मांग रखी गई थी उतनी ज़्यादा थे नहीं, उतने प्रावधान थे नहीं। और आपको याद होगा कि यह वही समय है जहां एक प्रकार से राष्ट्रवादी आंदोलन भी उस समय पर खड़ा होने लगा था, ठीक है। तो राष्ट्रवादियों ने इस अधिनियम की बार बार आलोचना की। इसका प्रमुख कारण यह था दोस्तों कि इसमें विधानमंडलों की शक्तियां भी काफ़ी सीमित थी। कारण ये था कि यहाँ पर प्रश्न पूछने का अधिकार तो दिया गया था, साथ ही विधानमंडल में जो चर्चा, जो विधेयक था, ये सॉरी माफ़ी चाहूँगा मैं, जो बजट था उस पर चर्चा का अधिकार दिया गया था और प्रश्न पूछने का। लेकिन अनुपूरक प्रश्न, यानी कि अगर आपने कोई प्रश्न पूछा है किसी मेंबर ने, लेकिन उसके ऊपर कोई प्रश्न पूछने, जैसे मान लीजिए वहाँ मिनिस्टर जवाब देते हैं, उसके बाद कोई सदस्य उस पर प्रश्न पूछना चाहता है तो उस पर नहीं पूछ सकता था। साथ ही जो बजट था उस पर चर्चा की बात तो की गई थी, लेकिन मतदान का अधिकार नहीं दिया गया था जो निर्वाचित सदस्य थे, ठीक है। उस पर अभी सरकार का प्रतिनिधित्व ही था। साथ ही अलग अलग वर्गों का जो प्रतिनिधित्व रखा गया था दोस्तों, उसमें भी पक्षपातपूर्ण था, क्योंकि आपने देखा कि एक जो प्रोविज़न किया गया था कि वह गवर्नर जनरल के ऊपर निर्भर था, तो वह अपने ही चुनिंदा लोगों को बिठा सकता था जो ब्रिटिश सरकार के अनुकूल ठहरते थे। तो इस प्रकार दोस्तों इस अधिनियम में जो था बहुत ही अच्छे प्रावधान नहीं थे, तो राष्ट्रवादियों ने इसकी काफ़ी आलोचना की, ठीक है। अब हम नेक्स्ट प्रोविज़न देखते हैं दोस्तों, जो काफ़ी महत्वपूर्ण है, भारत परिषद अधिनियम 1909। ये दोस्तों ऐतिहासिक दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण अधिनियम है। इसका कारण ये है कि इसमें जो एक प्रमुख प्रावधान यह किया गया था, यहाँ से हमें जो सांप्रदायिकता है भारत में, और जो वर्तमान में भी वर्तमान की भारत की एकता और अखंडता में भी एक प्रमुख चुनौती बनी हुई है, और भारत की सामाजिक समरसता को समय समय पर चोटिल करती रहती है, तो वहाँ से इसको लीगल आधार मिल जाता है दोस्तों। और कहीं ना कहीं यही जो है पाकिस्तान और भारत के डिवाइडेशन का एक मुख्य आधार भी बनता है, यानी कि जो लीगल वैलिडेट आधार बनता है। हालांकि उसके पहले भी सांप्रदायिकता हम देख सकते हैं, उसके पहले भी सांप्रदायिकता जो है स्वतंत्रता संघर्ष में दिखाई देती है, लेकिन इस अधिनियम के द्वारा 1909 का जो अधिनियम था, वहाँ से उसको एक लीगल वैलिडिटी मिल जाती है। और कहीं ना कहीं ब्रिटिश सरकार की जो है वो एक तुष्टीकरण की नीति भी थी, ठीक है। एक प्रकार की जो थी ब्रिटिश सरकार की जो नीति थी वो तुष्टीकरण की थी, कि बांटो और राज करो वाली जो नीति थी, उस प्रकार से उन्होंने एक प्रकार को लीगल वैलिडिटी आधार दिया। तो देखिए यहाँ पर जैसा कहा गया कि राष्ट्रीय आंदोलन पर उग्रवादी नेताओं का प्रभाव बढ़ता जा रहा था 1909 के टाइम पर। सेक्रेटरी ऑफ स्टेट लॉर्ड मार्ले और भारत में वायसराय लॉर्ड मिंटो दोनों ही सहमत थे कि कुछ सुधारों की आवश्यकता है। देखिए दोस्तों, दरअसल ऐसा नहीं था। अगर आप देखें 1905 में बंगाल विभाजन हुआ था और 1906 में असहयोग नहीं, यानी कि स्वदेशी एवं खिलाफत आंदोलन की शुरुआत हुई थी, ठीक है। तो स्वदेशी और खिलाफत आंदोलन जो है काफ़ी जोर शोर से उठाया गया था, लेकिन 1907 आते आते तक आप देखते हैं कि कांग्रेस में विभाजन हो जाता है, कांग्रेस में दो धड़े बढ़ जाते हैं और फिर आंदोलन भी समाप्त हो जाता है। और जो गरम दल के नेता थे, चाहे लाल बाल पाल हों, वो भी निष्क्रिय हो जाते हैं। बाल गंगाधर तिलक जी को म्यांमार भेज दिया जाता है, ठीक है, जेल। साथ ही जो नरम दल के नेता थे उन्हें भी एहसास होता है कहीं ना कहीं उन्होंने गलती की। और साथ ही दोस्तों यही वो एक पीरियड है 1985 वाला, 1906 का पीरियड है। यहीं पर मुस्लिम लीग उभर कर आती है। बांग्लादेश में आगा खां और उनके और भी जो कट्टर मुसलमान, जो इस प्रकार के अहंकारी जो मुसलमान थे या मुस्लिम तुष्टीकरण के जो समर्थित लोग थे, उनके द्वारा 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना की जाती है अपने हितों को उठाने के लिए। तो उनकी भी एक मांग थी कहीं ना कहीं हमें प्रतिनिधित्व दिया जाए, विशेष प्रतिनिधित्व। तो ब्रिटिश सरकार ने यह जो एक्ट लाया 1909 का, उससे एक तो यह किया कि उन्होंने जो नर्म दल के नेता थे उनको संतुष्ट करने का प्रयास किया। दूसरा, जो गर्म दल के लोग थे वह तो निष्क्रिय हो ही चुके थे। और तीसरा, जो मुस्लिम लीग के नेता थे उन्हें भी, मुस्लिमों को भी अपने पक्ष में करने के लिए एक लीगल आधार प्रदान किया, जो कि आज़ाद भारत के बाद भी एक बहुत ही दर्दनाक कांटा अभी बना हुआ है दोस्तों। और स्वतंत्रता कहीं ना कहीं विभाजन के लिए भी रिस्पॉन्सिबल रहा। और इस अधिनियम को जो दोस्तों भारत परिषद ने 1909 को पार्लियामेंट्री रिफॉर्म्स के नाम से भी जाना जाता है। अब हम इसके कुछ प्रमुख प्रावधान देखते हैं। इसमें दोस्तों जो पहला प्रमुख प्रावधान ये था कि इस अधिनियम के द्वारा केंद्रीय और प्रांतीय जो विधान परिषद थी उसमें निर्वाचित सदस्यों की संख्या में काफ़ी वृद्धि की गई थी। तो देखिए दोस्तों, जो भी दोनों स्तर पे जो परिषदें थी, यानी कि एक प्रकार से विधानमंडल और संसद, दोनों में सदस्यों की संख्या में वृद्धि की गई थी। जो केंद्रीय विधान परिषद थी उसकी संख्या 16 से बढ़ाकर
उसमें 16 से बढ़ाकर 60 कर दी गई थी, और प्रांतीय जो विधान परिषदें थी उनमें जो है अलग अलग संख्याएं थी, अलग अलग संख्या थी। दूसरा दोस्तों, इस एक्ट का प्रमुख प्रोविजन ये था, केंद्रीय परिषद में सरकारी बहुमत को बनाए रखा गया था। जो केंद्रीय विधान परिषद थी, जैसे कि मैंने अभी आपको पहले बताया था, उसमें सरकारी बहुमत को बनाए रखा गया था, परंतु प्रांतीय विधान परिषदों में गैर सरकारी बहुमत को स्थापित किया गया। ठीक है, यानी कि आप यहाँ पर देख रहे हैं कि भारतीयों की जो भागीदारी है, यानी कि भारतीय लोगों की, उसको निरंतर यहाँ पर बढ़ती हुई दिखती है। तीसरा दोस्तों, इस एक्ट का जो भी सदस्य चुने जाते थे वो अप्रत्यक्ष रूप से चुने जाते थे, अर्थात स्थानीय निकायों से निर्वाचन परिषद का गठन होता था। ये प्रांतीय विधान परिषदों के सदस्यों को चुनाव करती थी, और प्रांतीय विधान परिषद के सदस्य केंद्रीय व्यवस्थापिका के सदस्यों का चुनाव करते थे। एक प्रकार से पूरी जो चुनाव की प्रणाली थी दोस्तों, वो एक प्रकार की अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली थी। ठीक है, इस एक्ट में जो चौथा प्रमुख प्रोविजन यह था कि इसने पृथक निर्वाचन, दोस्तों काफ़ी महत्वपूर्ण प्रावधान दोस्तों बन जाता है। कई बार इससे प्रश्न भी पूछा गया है, और ऐसे में एथिक्स में जब भी आपको मौका पड़ता है सांप्रदायिकता के बारे में सोसाइटी में लिखने के लिए, तो आप वहाँ से उठाते हैं और आपको एक टेक्निकल फैक्ट मिल जाता है, और वहाँ से आप उसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड उठा लेते हैं लीगल वैलिडिटी के आधार पर कि किस प्रकार से अंग्रेजी सरकार के द्वारा तुष्टीकरण की नीति अपनाई जा रही थी। तो दोस्तों वहाँ पर जो था सांप्रदायिक निर्वाचन की व्यवस्था शुरू की गई थी, और इसमें प्रावधान ये किया गया था कि जो मुस्लिम समुदाय के लोग थे उन्हें केंद्रीय विधान परिषद में और प्रांतीय विधान परिषद में उनकी जनसंख्या के अनुपात में प्रतिनिधि भेजने का अधिकार दिया गया था। साथ ही दोस्तों, मुस्लिम जो प्रतिनिधि होते थे उनका चुनाव केवल मुस्लिम मतदाताओं के द्वारा ही किया जाता था उस समय में तत्कालीन। ये एक प्रकार की दोस्तों जो ब्रिटिश सरकार की नीति थी कि इस प्रकार से तुष्टीकरण करके हिंदू और मुसलमान को आपस में डिवाइड कर किया जा सके। ठीक है, डिवाइड करके रखा जा सके, और वह आसानी से भारत में अपना शासन सुचारू रूप से चलाया जा सके, चलाएं। ठीक है, और इस एक्ट में जो पांचवा प्रमुख प्रोविजन यह था दोस्तों कि गवर्नर की जो कार्यकारिणी में एक भारतीय सदस्य की नियुक्ति करने की व्यवस्था की गई। आप इसे याद रखेंगे, और ऐसे प्रथम भारतीय सदस्य के रूप में सत्येंद्र सिन्हा की नियुक्ति हुई थी। ठीक है दोस्तों, इसका जो छठवां जो प्रमुख प्रोविजन ये था कि विधायिका के कार्य क्षेत्र में विस्तार किया गया। जैसा कि मैंने अभी आपको पहले बताया था दोस्तों कि 1892 के अधिनियम में केवल दो प्रावधान थे कि बजट पर चर्चा करने का अधिकार दिया गया था और प्रश्न पूछने का। उसके बाद जो है परिषदों के अधिकारों में विस्तार किया गया। अब क्या है, जो सदस्य थे वो अनुपूरक प्रश्न भी पूछ सकते थे। आपने देखा होगा जब पार्लियामेंट की प्रोसीजर चलती है वर्तमान में, तो सदस्य जो होते हैं वो लिखित तौर पर या तारांकित तरीके से प्रश्न पूछते हैं, और कई बार जब उनको संतुष्ट नहीं हो पाते हैं तो वे मंत्री महोदय से, जो भी मंत्री महोदय जिस भी विभाग के प्रमुख होते हैं, जो भी होते हैं, चाहे वो राज्य मंत्री हो, कैबिनेट मंत्री हो, तो उनसे वो अनुपूरक प्रश्न पूछते हैं कि ऐसा हुआ तो ऐसा क्यों नहीं हुआ, तो फिर मंत्री जवाब देते हैं। लेकिन तो ये प्रावधान जो है 1909 के अधिनियम में किया गया था। साथ ही अभी भी कुछ विषयों पर प्रश्न पूछने पर रोक लगी हुई थी। ठीक है, कि जैसे शस्त्र सशक्त सेना से संबंधित प्रश्न है, या विदेश संबंधी प्रश्न है, या देसी रियासतों से संबंधी प्रश्न है, तो ऐसे प्रश्नों पर रोक लगी हुई थी। तो दोस्तों ये थे हमारे आज के ये प्रमुख 4 एक्ट। साथ ही जैसा कि दोस्तों मैंने अभी आपको बताया कि इस एक्ट की सबसे बड़ी कमजोरी ये थी सांप्रदायिकता, और एक तो यह कमजोरी थी कि सांप्रदायिकता थी जिसने आज़ाद भारत में भी एक कांटा बन के काम किया। दूसरा जो था दोस्तों, किसने संसदीय प्रणाली तो दे दी लेकिन उत्तरदायित्व नहीं दिया गया था। यानी कि संसदीय प्रणाली देखते हम आज हमारे देश में जो संसदीय प्रणाली को अपनाया गया है, तो वहाँ पर वह प्रणाली तो हमें दे दी गई थी। आने वाले चैप्टर हम डिटेल में पढ़ेंगे संसदीय प्रणाली क्या है और वह राष्ट्रपति प्रणाली से किस प्रकार भिन्न है, और उसमें उत्तरदायित्व क्यों ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है और किस प्रकार होता है, तो आने वाले समय पर हम पढ़ेंगे। तो आप यहाँ पर देखते हैं कि संसदीय प्रणाली तो इस एक्ट में दी गई थी लेकिन उसमें उत्तरदायित्व नहीं दिया गया था। दोस्तों ये थे हमारा आज का लेक्चर, इसमें हमने इस 4 प्रमुख इंपॉर्टेंट एक्ट्स को पढ़ा। आने वाले दिनों में इनसे रिलेटेड जो क्वेश्चन आए हुए हैं अभी तक, या जो क्वेश्चन बन सकते हैं, तो उस तरीके क्वेश्चन की भी हम प्रैक्टिस करेंगे। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू सो मच। अगर आपको ये लेक्चर बेहतर लगता है तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर सकते हैं। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू सो मच। कल हम फिर मिलेंगे एक नए लेक्चर के साथ।